टिश्यू। इसमें क्या है, एपिथीलिया प्लूरल फॉर्म में होता है, एपिथीलियम जो सिंगुलर फॉर्म है। एपी से क्या मीन्स है यहाँ पे, अपॉन, किसी के ऊपर, और थैलियोल्स ग्रोथ करना, ठीक है, किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर या किसी दूसरी सेल्स के ऊपर ये ग्रोथ करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द बॉडी एंड ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। बॉडी की बाउंड्री भी यही फॉर्म करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग का मीन्स स्किन, जो स्किन है प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटर वाली सबसे, वहां ये मिलेगा, और लाइनिंग ऑफ मैनी हॉलो ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स है उनकी बाहर की लाइनिंग पे मिलेगा। इसका काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि आउटर सरफेस पे मिल रहा है अगर कवरिंग की फॉर्म में है, और हेल्प करेगा सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में, जब ये अंदर हॉलो ऑर्गन्स की लाइनिंग पे होगा, ठीक है। बाहर प्रोटेक्शन का काम और अंदर है बॉडी के तो सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम। एपिथेलियल टिश्यू में कौन सी सेल्स होंगी, एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, ये एक साथ टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है, बीच में इनके इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई अपन को देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसे बोलते हैं एवेस्क्यूलर। ब्लड सप्लाई नहीं है लेकिन नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। और ये क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स किसी एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी वहां पे सेल्स एब्सेंट है, उस पे प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। ये है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। ये हो गया इसका अपर पार्ट, और ये इसका लोअर पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर होती है ये सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है हर सेल का। इसे कह देंगे एपिकल सरफेस, क्योंकि ऊपर की साइड है। एपिथेलियल सेल्स की एपिकल सरफेस हो गई, और यहाँ हो गई बेसल सरफेस। ये तो सरफेस है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तो हो गया ऊपर वाला सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और नीचे वाला जिसपे ये ग्रो कर रहा है ये है एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। और इसका नाम क्या दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हर सेल का इंडिविजुअल न्यूक्लियस है। अब ब्लड सप्लाई क्या होता है, यहाँ नहीं होती इस पूरी एपिथेलियल सेल के स्ट्रक्चर में, लेकिन जिसपे ये दूसरे टिश्यू के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, स्किन के नीचे की साइड तो ब्लड चल रहा है ना, तो नीचे की साइड में कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, वो इसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ होती है ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई काम क्या करती है, ब्लड से क्या मिलता है अपन को, यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर के पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको कैसे मिलेगा ये सब, उसके पास तो नहीं है ना ब्लड सप्लाई, तो उसको यहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू
जाता है। तो यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जहाँ जहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होगा वहां से इसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं, गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उसकी सप्लाई यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये हमेशा किसी ऐसे टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा जिसमें ब्लड सप्लाई हो, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। और हमेशा उनके बीच क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। लिख लो इसको। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला ए, नीचे वाले को बी, अपर पार्ट लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और लोअर पार्ट ऑफ बेसमेंट। इधर देख लो, अपर पार्ट को बोला है बेसल लैमिना। बेसल क्यों, क्योंकि इस पे सेल का बेस आ रहा है, ठीक है, इसलिए अपर वाले को बोला है बेसल लैमिना और लोअर वाले को रेटिकुलर लैमिना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रेटिकुलर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए नीचे वाले को रेटिकुलर लैमिना। नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, कौन से फाइबर्स है, कोलेजन या फिर रेटिकुलर फाइबर्स। अब है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के भी आगे टाइप्स हैं। पहले अपन ने किसके शुरू करे थे, टिश्यू के टाइप्स। टिश्यू से एपिथेलियल पे है, अब एपिथेलियल के टाइप्स। इनमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स में रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है, इसीलिए क्या होता है, अगर स्किन पे कोई चोट लगती है तो वापस सेल्स अपने आप रिकवर कर लेती है। सबसे पहला सिंपल एपिथेलिया। सिंपल में सिंगल लेयर होगी, ठीक है, ये सिंगल लेयर होने के कारण सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन में करेगा। बहुत लिमिटेड या ऐसे कहें कोई रोल नहीं है प्रोटेक्शन में, क्योंकि ये खुद से क्या है, बहुत छोटी छोटी लेयर होगी एकदम, एक सिंगल लेयर है, तो ऐसे देखो स्ट्रक्चर से। ये हो गई इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस पर है ये सेल्स। एक ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर कोई ऐसी है, इसके ऊपर एक और लेयर। ठीक है, एक तो इस पे ही कोई चोट लगे और एक इसके ऊपर आगे चोट लगे, तो ज्यादा किसमें प्रोटेक्शन है, इसमें, क्योंकि यहाँ मल्टी लेयर्स है, और ये सिंगल लेयर होने के कारण इसमें कोई रोल नहीं है इसका प्रोटेक्शन। और कंपाउंड लेयर एपिथेलियम में क्या है, दो या उससे ज्यादा लेयर्स होंगी, मल्टी लेयर्ड होने के कारण इसका की रोल हो गया प्रोटेक्शन, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो कह देंगे सिंगल लेयर, से कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनमें भी दो दो पार्ट्स ही है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एक बार बता दी वही रहेगी हर जगह। जैसे इसमें इसे कह देंगे टॉप लेयर, सबसे नीचे वाले को लोअर लेयर, और इन्हें इंटरमीडिएट लेयर।
अब टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू के टाइप, फिर एपिथेलिया के टाइप, और अब सिंपल एपिथेलिया के टाइप। ये किसके रिस्पेक्ट में दे रहे हैं अपन, उसकी शेप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। शेप जैसे स्क्वैमस, स्क्वैमा का मीन्स होता है फ्लैट सेल्स, जब ये अपन ने देखी थी फ्लैट सेल्स है कोई इस तरह से, ये है एकदम फ्लैट सेल। इसकी बाउंड्रीज ये बोल रहे इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स हो सकता है ऐसा हो, लेकिन होगी कैसी, फ्लैट, फ्लैट सेल्स। तो ये क्या हो गई, इरेगुलर बाउंड्रीज, जिन्हें कहते हैं टेसिलेटेड। इरेगुलर बाउंड्रीज को बोलते हैं टेसिलेटेड। और ये कैसा अपीयरेंस दे रही है, टाइल लाइक या फिर पेवमेंट, जैसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। फिर है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या आ गया अपने पास, क्यूब की शेप। ठीक है, तो क्यूबॉइडल में हो गया क्यूब शेप। कॉलमनार, कॉलमनार होते हैं लॉन्ग स्लेंडर। अभी तक स्क्वैमस और क्यूबॉइडल में क्या था, न्यूक्लियस एकदम सेंटर में प्रेजेंट था, सेंटर में होता है। लेकिन कॉलमनार में क्या होता है, न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेसल साइड, थोड़ा सा नीचे होता है सेंटर से। अब अगर इसे अपन देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो ये देगी ऐसा अपीयरेंस। ठीक है, क्यूबॉइडल कैसा देगी, क्यूबॉइडल भी अगर अपन सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो ये भी इसके जैसी नहीं लगेगी, टाइल लाइक ही, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस दिखेगी ऊपर से देखेंगे तो इसलिए ये भी सेम अपीयरेंस देखती है। लेकिन होती कैसी है, क्यूबॉइड्स, क्यूब्स होते हैं शेप में, ठीक है, पर ऊपर से अपीयरेंस सेम दिखेगा, टाइल लाइक। और इसमें ये ऐसे ही दिखेंगे, इसी के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। कॉलम लाइक, टॉल और स्लेंडर, इसलिए कॉलमनार एपिथेलिया। और न्यूक्लियस कहाँ है इसका, टुवर्ड्स बेसल साइड। अभी इसमें तुमने स्पेस छोड़ा था क्या, एग्जाम्पल्स का नहीं था, दोबारा लिख लेना, ये सब मत लिखना, यहीं से लिख लेना फिर स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस डाल के और एग्जाम्पल्स लिख लेना। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलेगा, एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक यानी एल्वियोलाई वाले पार्ट में मिलेगा, और बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलर, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन वाला पार्ट यही बनता है, ठीक है, जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछते हैं, वो था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस टाइप से दिख रही है सेल्स। और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलेगा क्योंकि वहां डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इजीली डिफ्यूजन कौन से होगा ये बताओ, सिंपल से या कंपाउंड से, क्यों कंपाउंड से क्यों नहीं होगा और सिंपल से क्यों होगा इजीली, क्योंकि कंपाउंड क्या है, मल्टी लेयर्ड थी, पहले गैस यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो, फिर यहाँ से यहाँ, बहुत लंबा प्रोसेस, और इसमें सिंगल लेयर्ड है, तो सीधे डिफ्यूजन का प्रोसेस इजीली होगा। इसलिए यहाँ पे आएंगे डिफ्यूजन वाले एग्जांपल्स, जैसे ये एल्वियोलाई है, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। यहाँ से अपनी कोई ब्लड वेसल आ रही है, इसमें क्या है, O2 का अमाउंट लो है और CO2 का अमाउंट ज्यादा है, तो ये यहाँ से डिफ्यूज होंगी गैसेस।
ऐसे ही बॉमन्स कैप्सूल में जब फिल्ट्रेट का काम होता है तो उसमें भी क्या होता है, ऊपर फिल्ट्रेट रह जाता है और डिफ्यूजन से गैसेस क्या होती है नीचे आ जाती है, यहाँ से गैसेस नीचे चली जाती है, या वाटर। इन सब का डिफ्यूजन होगा। और वाटर का अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वाटर डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस। तो यहाँ ऑस्मोसिस होता है, ये भी कह सकते हैं। अब है क्यूबॉइडल वाले के एग्जांपल्स। क्यूब सेल्स कहाँ मिलेंगे, ग्लैंड्स के अंदर मेनली, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी और पैनक्रियाज। स्मॉल डक्ट्स जैसे ये मान लो पैनक्रियाज है और इसकी ये है मेन डक्ट, ठीक है, सबसे लॉन्ग और मेन डक्ट, ये हो गई मेन डक्ट। और इसके आसपास में छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं। ये जो स्मॉल डक्ट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, क्यूबॉइडल सेल्स या फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ होगा सिंपल क्यूबॉइडल। ऐसी सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसके पास भी ऐसी छोटी छोटी, ये जो छोटी ग्लैंड्स है ये स्मॉल डक्ट्स, इनमें ही मिलेगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बाकी मेन डक्ट में दूसरा। ऐसे थायराइड ग्लैंड है, इसमें जो वेसिकल्स बनते हैं, या जर्मिनल एपिथेलिया जो होता है उसमें भी टेस्टिस और ओवरीज में भी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगी। अब इसका एक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन में क्या कि अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाए, अभी तक तो कैसा है सिंपल क्यूबॉइडल, ये है, ये अपन ने देखा, ये था सिंपल क्यूबॉइडल। अब इसमें क्या हो, अगर इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं वो हो जाए, तो माइक्रोविलाई कैसे होंगी, इसके ऊपर ऐसे, ये फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर और इसमें ग्रो हो जाए, तो ये हो गई माइक्रोविलाई। अब इसने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया, कैसे कि अगर अपन इसे खोलेंगे पूरे को तो ये इससे ज्यादा लेंथ का आएगा, तो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया और उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो एग्जांपल हो जाएगा पीसीटी, और इस मॉडिफिकेशन का नाम क्या दिया, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलिया। पर ये पार्ट किसका हुआ, सिंपल क्यूबॉइडल का ही, ठीक है। उसी में एक मॉडिफिकेशन आ गया ब्रश बॉर्डर, और पीसीटी में मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत पीसीटी में होती है, ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स सब एब्जॉर्ब करना। अब है कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार के एग्जांपल स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन है, इसमें भी अगर फिंगर लाइक अपीयरेंस आएगी तो उसे माइक्रोविलाई कहेंगे, और इसमें नाम क्या हो जाएगा, सिंपल ब्रश बॉर्डर। उसमें क्या था, सिर्फ ब्रश बॉर्डर, सिंपल ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार, उसमें आगे कॉल्यूमनार है और उसमें क्यूबॉइडल था, और ये मिलेगा इंटेस्टाइन।
क्योंकि वहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चाहिए फूड का। तो ये थी पहले कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। अब इसके ऊपर ये फिंगर लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइक्रोविलाई। ये मिलेगी इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। ओश, लिख लिया था क्या तुम लोगों ने क्वेश्चन? हाँ तो करा क्या तुम लोगों ने सॉल्व? 30 हमें 30 कैसे? इसने क्या पूछा, डीएनए का अमाउंट मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, मियोसिस सेकंड में होता क्या है, क्या होता है मियोसिस सेकंड के बाद? पूरे मियोसिस के बाद जैसे मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो गया तो डीएनए और क्रोमोसोम में क्या चेंज हो रहा था ये बताओ? डीएनए और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, डीएनए का अमाउंट सेम रह रहा था पेरेंट सेल के कंपेयर में, पेरेंट सेल से कंपेयर करा रहा है। इफ मियोसाइट, मियोसाइट यानी पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के कंपेयर में क्या हो रहा था, डीएनए का अमाउंट हाफ हो रहा था और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो रहा था। डिफरेंस क्या था दोनों के हाफ होने में? नहीं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के, तो एक ही सेल की बात हो रही है। ये कब हो रहा था डीएनए का अमाउंट हाफ, और ये कब हो रहा था, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा था मियोसिस फर्स्ट के बाद, और इसका हो रहा था मियोसिस सेकंड के बाद। मियोसिस फर्स्ट के बाद कैसे हो रहा था, जब एनाफेज के अंदर ये डबल नहीं हुए थे, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ था, पूरे पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हुए थे। इसलिए मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज की वजह से इसका क्रोमोसोम नंबर वहां हाफ हो गया था। डीएनए का हाफ क्यों नहीं हुआ था वहां? क्योंकि वहां एस में पहले वो डुप्लीकेट हो चुका था, तो वो 2C से 4C हो गया था, फिर वो वापस आके 2C हो गया, तो वो पेरेंट सेल के कंपेयर में सेम रहा था। मियोसिस सेकंड में क्या हुआ था, मियोसिस सेकंड के लिए पेरेंट सेल ये बनी, अब यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं था, तो यहाँ से आगे जाके इसको हाफ होना था मियोसिस सेकंड के बाद, तो ये और हाफ हो गया था CC, तो पेरेंट सेल के कंपेयर में ये हाफ हो गया था। ठीक है, अगर यहाँ भी सेम होता डीएनए का डुप्लीकेशन, तब क्या होता, पेरेंट सेल से सेम रहता, पर अब क्या हो गया, हाफ। तो इसने क्या कहा, मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट्स में क्या होना चाहिए, डीएनए का अमाउंट पेरेंट सेल के कंपेयर में हाफ होना चाहिए। पेरेंट सेल का कितना दिया है, 30। अब लेकिन ये ध्यान रखना है 30 का हाफ 15 नहीं कर देना है वहां। क्यों? क्योंकि 30 दिया कब है इसने, G2 फेज में दिया है, और G2 फेज में ये क्या हुआ होगा, डबल हुआ होगा 4C, यानी एस फेज, ये हो गया G2 फेज, एस फेज में भी 4C रहा होगा यानी 30 रहा होगा, और G1 फेज या फिर पेरेंट सेल में 2C रहा होगा यानी 15 रहा होगा, 15 रहा होगा। अब अपन को 15 का हाफ करना है, पेरेंट सेल का भी हाफ करना है जो मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट्स में मिलेगा, यानी 7.5। ये मियोसिस पूरा रिवाइज कर लेना ढंग से। क्या होगा आंसर, क्या पूछा है इसने? इन एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर, डिप्लॉइड से क्या मतलब है, 2n होगा। ठीक है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8, यानी 2n इज इक्वल टू 8। जब अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे 2n इज इक्वल टू 4 के।
ठीक है। हाउ मैनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल? डॉटर सेल किसकी? मियोसिस फर्स्ट के बाद की, यानी सिर्फ 2 ही बनी होंगी। जब 2n इज इक्वल टू 4 था तब कितने बन रहे थे अपने पास क्रोमोसोम? यहाँ पे हाफ हो रहा था क्रोमोसोम का नंबर, तो n इज इक्वल टू 2 हो रहा था। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? यहाँ से क्या लगा? हाफ होगा, तो इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्रोमेटिड्स कितने होंगे ये बताओ? ये तो आया क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमेटिड्स कितने होंगे? 4 कैसे होंगे? मियोसिस चल रहा है, मियोसिस में क्या था? कैसे थे क्रोमोसोम? ऐसे थे। एक के अंदर कितने क्रोमेटिड है? 2, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 8।